हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएस। अब आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मौर्यकाल। मौर्यकाल 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक चला था। और हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए देख रहे हैं। तो आज हम देख रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री में मौर्यकाल। मौर्यकाल की स्थापना आपको तो पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसके बारे में हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट। मौर्य वंश की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 322 ईसा पूर्व में, और इसको किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त ने जब किया था, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अंतिम शासक मौर्य वंश का जो था वो बृहद्रथ था। इसका जो राज चिन्ह था वो मौर्य था। अब हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत से लोगों का कहना है, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ और मुद्रा राक्षस के अनुसार जो मौर्य थे वो शूद्र थे। बौद्ध और जैन ग्रंथ के अनुसार ये क्षत्रिय थे। और स्पूनर का मत है कि ये पारसिक थे। और बहुत से जो इतिहासकार हैं उनका मत है कि मौर्य को क्षत्रिय माना गया है। और मुद्रा राक्षस के अनुसार ये भी माना गया चंद्रगुप्त मौर्य को घनानंद का पुत्र, लेकिन ये सही नहीं। आप लोग पुस्तक का नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन जरूर पूछता है इससे। मुद्रा राक्षस को लिखा था विशाख दत्त ने। अगर वहीं पे पूछे मेगास्थनीज ने किसकी रचना की थी, तो मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। और कौटिल्य ने जो की थी वो अर्थशास्त्र की रचना की थी, कौटिल्य ने। तो अब हम लोग देखते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश जो था, मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसका अंतिम शासक बृहद्रथ था। और राज्य चिन्ह जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मिलता है सैंडोकोटस, मिलता है एंडोकोप्टस, मिलता है सेंडोकोप्टस, मिलता है। ये सब चंद्रगुप्त के नाम मिलते हैं। 1793 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सम्मुख बताया कि ये तीनों नाम जो है ये चंद्रगुप्त के हैं। ये बताया था विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य की उपाधियां, मतलब इनकी उपाधियां हम लोग देखते हैं। पाटलिपुत्र थी, इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाई थी। प्रथम भारतीय साम्राज्य के संस्थापक थे ये। भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट मतलब इन्हें कहा जाता है। भारत का मुक्तिदाता या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक कहा जाता है। देश को मकदूनियाई दास्ता से मुक्त कराने के कारण इन्हें कहा जाता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक। अब हम चंद्रगुप्त मौर्य का आरंभिक जीवन देखते हैं, मतलब शुरुआती वाला। चाणक्य की चंद्रगुप्त मौर्य से प्रथम भेंट विंध्याचल के जंगलों में हुई थी। उस समय चंद्रगुप्त जो थे वो राजकीलम खेल रहे थे। चाणक्य जब मिले थे चंद्रगुप्त मौर्य से, तब विंध्याचल के मतलब जंगलों में मिले थे। उस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो राजकीलम खेल रहे थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 कारसा पड़ में खरीदा था। मतलब उस टाइम का ये पैसा था, उससे में खरीदा था। उसको शिक्षा दीक्षा के लिए तक्षशिला भेज दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने तक्षशिला भेज दिया था शिक्षा के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक उपलब्धियां हम देखते हैं। मगध पर आक्रमण। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले मगध पर आक्रमण किया, परंतु पराजित हुआ। सबसे पहले ये चंद्रगुप्त मौर्य मगध पे जब आक्रमण किए तब ये पराजित हो गए। उत्तर पश्चिम सीमा विजय। पराजित होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के उत्तर पश्चिमी राज्यों पर आक्रमण किया और पंजाब एवं सिंध पर विजय प्राप्त कर लिया। मगध की विजय। मगध की जो विजय है, चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रवर्तक नामक राजा के सहायता से मगध के सेनापति भत्साल को पराजित किया और मगध पर विजय प्राप्त की। इस विजय के बाद 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य भारत का सम्राट बना। सैलुकस से युद्ध। सैलुकस जो था ये सिकंदर का सेनापति था। सैलुकस जो था सिकंदर का सेनापति था। सैलुकस बेबीलोन का राजा बना एवं बैक्टीरिया पर विजय प्राप्त किया। सैलुकस जो था वो बेबीलोन का राजा बना और बैक्टीरिया पर विजय प्राप्त किया। भारत विजय की लालसा से सैलुकस भारत की ओर बढ़ा। सिंधु नदी पार की, यहाँ उसका सामना चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। जब वो भारत की ओर बढ़ा, सिंधु नदी को पार किया, तो यहाँ उसका सामना चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। इसमें सैलुकस की पराजय हुई। सैलुकस में से मतलब हार गया था। 303 ईसा पूर्व में सैलुकस निकेटर एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य एक संधि हुई। पहली संधि मतलब भारत के में पहली संधि जो होती है ये अंतरराष्ट्रीय संधि यही है। भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय संधि यही है, सैलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो हुई थी। संपूर्ण भारत पर विजय।
प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को लौट डाला। महावंश में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप का शासक बताया गया। मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त का साम्राज्य समुद्र पर्यंत था। चंद्रगुप्त का अधिकार सौराष्ट्र पर भी था। इसकी पुष्टि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से होती है। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ का अभिलेख था, इसकी पुष्टि होती है कि मतलब सौराष्ट्र पे भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। और चंद्रगुप्त के दक्षिण भारत पर अधिकार की पुष्टि जो है समकालीन ग्रंथ अहनारूर से मिलती है। मतलब जो समकालीन ग्रंथ है अहनारूर, इससे मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की सीमाएं, इसको देखते हैं हम लोग। पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से लेकर पूरब में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मैसूर तक। और चंद्रगुप्त मौर्य पहला सम्राट था जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो मतलब पहले सम्राट थे जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त एक प्रजा हितैषी शासक था। इसके महास्थान लेख एवं सगोरा लेख से ज्ञात होता है कि यह पहला शासक था जिसने अकाल से निपटने के लिए, मतलब अकाल जब पड़ रहा था उससे निपटने के लिए अन्नागार रासायनिक। जब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच संधि हुई थी, पहली अंतरराष्ट्रीय संधि, तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दिया था, जिसे एरिया हेरात कहते हैं, अराकोशिया कंधार कहते हैं, जेड्रोसिया मकरान कहते हैं, और पेरीनिशादाई इसको काबुल कहते हैं। मतलब इसको हेरात, कंधार और मकरान और काबुल दहेज में मिला था चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो सेल्यूकस को 500 हाथियां दिए थे। सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में भेजा था अपना राजदूत बना के, और मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी। आप लोग याद रखिएगा, मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी। और मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वो थे विशाखदत्त, और चाणक्य ने अपनी पुस्तक का नाम जो है अर्थशास्त्र उसको लिखा था। अब हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय। जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। जैन ग्रंथ राजा बलि कथा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य अपने बेटे सिंहसेन बिंदुसार के लिए राज सिंहासन त्याग कर दिए थे। मतलब ये लास्ट टाइम में जैन धर्म को अपना लिए थे, और उसके बाद ये अपना सिंहासन त्याग दिए थे क्योंकि इनका जो बेटा था बिंदुसार उसके लिए। तो इनके पुत्र का नाम बिंदुसार था। अब हम लोग बिंदुसार के बारे में देख लेते हैं। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल था। यह चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा के संतान था। ये चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा का संतान था। इसका अन्य नाम जो है, इसके बहुत से नाम मिलते हैं। सिंहसेन, कन्नड़ जैसे ग्रंथ में इसका नाम मिलता है सिंहसेन। अमित्र घात पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। भद्रसार वायु पुराण में मिलता है। वारिसार पुराणों में मिलता है। अमित्र चेटस ये मिलता है यूनानियों द्वारा। सांची के एक अभिलेख में बिंदुसार नाम मिलता है। मतलब सांची के अभिलेख में इनका नाम बिंदुसार। अब हम लोग देखते हैं सम्राट अशोक को। 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल था। अशोक बिंदुसार एवं शुभदागी का पुत्र था। शुभदागी के मतलब अन्य नाम मिलते हैं धम्मा, धर्मा, पाशादिका एवं जनपद कल्याणी भी मिलते हैं इनके नाम। अशोक के नाम अशोकवर्धन, विष्णु पुराण में मतलब इनका नाम अशोकवर्धन है। मास्की अभिलेख में इनका बुद्ध शाक नाम है, और भाब्रू अभिलेख में इनका मगधा धीराज नाम है। रुम्मन देव एवं गिरनार लेख में इनका नाम देव नाम प्रियदर्शी मिलता है। मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलन और अभिलेख में इनका नाम अशोक मिलता है। भाब्रू अभिलेख में और कंधार अभिलेख में इनका नाम सिर्फ प्रियदर्शी मिलता है। देव नाम प्रिय इनका 12वें और 13वें शिलालेख में मिलता है। धर्माशोक इनका गढ़वाल रानी कुमार देवी की सारनाथ लेख में मिलता है। और राशि लेउस इस यूनानी अभिलेख। अब हम लोग देखते हैं अशोक की पत्नियां। महादेवी जो थी ये अशोक की पहली पत्नी थी। ये महेंद्र और संघमित्रा की माँ थी। और कारुवाकी जो थी ये तीवर की माँ थी। कारुवाकी का नाम अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख से प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन पूछता है कि अशोक की जो वाइफ थी कारुवाकी किस मतलब स्तंभ से उनका नाम मिलता है, तो प्रयाग स्तंभ से। तिस्स रचिता जो थी इसी के कारण बोधि वृक्ष को हानि पहुंची थी। अगली जो इनकी वाइफ थी वो थी अशंधि मित्रा, और इनकी पदावती भी वाइफ थी मतलब जो कुड़ाल की माँ थी, पदावती। अशोक के भाई
दिवावदान में अशोक के दो भाई बताए गए, सुसीम एवं विक्ताशोक, मतलब इनका उल्लेख मिलता है कि सिर्फ दो भाई थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 101 पुत्र मतलब थे उन बिंदुसार के, और अशोक के 100 भाई थे। सत्ता का संघर्ष अशोक के सुसीम एवं मध्य के मतलब हुआ था। सत्ता का जो संघर्ष हुआ था वो सुसीम और अशोक के बीच हुआ था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सुसीम बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र था। सुसीम जो था वो बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र था। अशोक की पुत्रियां, अशोक की जो पुत्रियां थी, इनकी दो पुत्रियां थी, संघमित्रा एवं चारुमती, मतलब इन्हीं दो पुत्रियों का नाम मिलता है। चारुमती रुमनदेही यात्रा के समय अशोक के साथ थी, और ये संघमित्रा जो थी ये श्रीलंका चली गई थी बौद्ध धर्म का प्रचार करने। अब अशोक के पुत्र देखते हैं हम लोग। अशोक का पुत्र जो था कुणाल एवं महेंद्र था। इन दोनों का नाम बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। जलोग जो था इसका नाम राजतरंगिणी में मिलता है। तीवर जो था इसके नाम का उल्लेख प्रयाग स्तंभ लेख में मिलता है तथा इसकी माँ कारुआकी के साथ मिलता है। कारुआकी इसकी माँ थी, इसके साथ इसका नाम मिलता है। अशोक का राज्यभिषेक देखते हैं। अशोक बिंदुसार के समय अवंती का गवर्नर था, मतलब जो उज्जैन था उस टाइम अवंती महाजनपद का ये गवर्नर था अशोक। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक 273 ईसा पूर्व में राधागुप्त की सहायता से गद्दी पर बैठा। उनकी सहायता से, राधागुप्त की सहायता से 273 में ये गद्दी पे बैठे थे। अशोक 4 वर्ष तक सत्ता प्राप्ति के लिए सुसीम के साथ संघर्ष करता रहा। अशोक की विधिवत राज्याभिषेक गद्दी पर बैठने के 4 वर्ष बाद हुआ था। मतलब अगर पूछेगा विधिवत तरीके से तो 269 ईस्वी में ये राजगद्दी पर बैठे थे। बाकी अपने पिता के मृत्यु के बाद ये 273 ईस्वी में राजगद्दी पे बैठ गए थे, लेकिन एक्चुअल में ये 269 ईस्वी में बैठे थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने अपनी बी माताओं से उत्पन्न 99 भाइयों की हत्या की थी, लेकिन ये माना जाता है कि अशोक अपनी 99 भाइयों की हत्या की थी, लेकिन ये बात मतलब सत्य नहीं मानी जाती, क्योंकि उसने अपने 5वें शिलालेख में अपने जीवित भाइयों एवं परिवारों का कलिंग का युद्ध ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के राज्य की प्राप्ति की 13 वर्ष एवं राज्याभिषेक के 9 वर्ष बाद हुआ था। मतलब जब अभिषेक को एवं राज्य की प्राप्ति हो गई थी तो 13 वर्ष के राज्य प्राप्ति के बाद ये युद्ध हुआ था। अगर वैसे पूछे तो ये 9वें वर्ष हुआ था, जैसे जिस गद्दी पे बैठे उसके 9वें साल में हुआ था। शासक बनने के बाद अशोक ने केवल एक ही युद्ध लड़ा था। शासक बनने के बाद जो अशोक था वो सिर्फ एक ही युद्ध लड़ा था, और यही फर्स्ट एंड लास्ट युद्ध था। नंद वंश के पतन के बाद कलिंग स्वतंत्र हो गया तथा सुरक्षा की दृष्टि से कलिंग को जीतना जरूरी समझा था अशोक ने। रोमिला थापर का मत है कि अशोक की नजर समृद्ध व्यापार पर थी। कलिंग का युद्ध अशोक के 13वें शिलालेख शाहबाजगढ़ी राजाज्ञा से मिलती हैं। कलिंग युद्ध में हुए भीषण नरसंहार और विजित किए गए देश की जनता के कष्ट ने अशोक को झकझोर दिया। मतलब इतने ज्यादा लोग मारे गए, इतना नरसंहार हुआ था कि अशोक इससे बहुत ज्यादा दुखी हुआ था। उसके बाद इसने अपना शस्त्र त्याग दिया था। इस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध की नीति को त्याग दिया था। अब अशोक का धर्म परिवर्तन देखते हैं। अशोक प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहड़ की राजतंगिणी के अनुसार शैव धर्म का उपासक था। कलिंग युद्ध के बाद वह बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कलिंग युद्ध के बाद यह बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक अपने भाई सुसीम के पुत्र निग्रोध के प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक का जो भाई था सुसीम, जिसके साथ सत्ता के लिए युद्ध करता था, उसका पुत्र था निग्रोध। उससे उससे प्रवचन सुना था बौद्ध धर्म का, उससे प्रभावित हुआ और फिर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षित किया था। मतलब उपगुप्त जो थे वो बौद्ध धर्म के बारे में इन्हें पढ़ाया लिखाया था उपगुप्त ने अशोक को। अब अशोक का धम्म देखते हैं। अशोक अपनी विजयों के कारण नहीं बल्कि अपने धम्म के कारण इतिहास में प्रसिद्ध है। अशोक ने अपने दूसरे स्तंभ में लेख में धर्म का अर्थ अल्प पाप, अत्यधिक कल्याण, दयादान, सत्यवादिता, पवित्रता, मुद्रिता, साधुता और सुचिता बताया है। अशोक ने अपने तीसरे स्तंभ लेख में 5 आसी 9 बताए, मतलब पाप बताए हैं। चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, घमंड और ईर्ष्या ये धर्म के मार्ग में बाधक बनते हैं। मतलब धर्म के मार्ग में ये बाधक बनते हैं 5 जो पाप बताए हैं। अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में धर्म की सार वृद्धि पर जोर दिया है। धौली शिलालेख के अनुसार धम्म का आदर्श राजा का पिता तुल्य होना था। 12वें शिलालेख के अनुसार धम्म का लक्ष्य सभी संप्रदायों में सार वृद्धि था। ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर एवं जंडिग रामेश्वर लघु शिलालेख धम्म का सारांश दिया गया है। विभिन्न विद्वानों का धम्म पर मत।
जैसे फ्लीट महोदय ने कहा इन्होंने धम्म को एक राजधर्म माना है। राधा कुमुद मुखर्जी ने कहा धम्म को शमी धर्मों की साझी संपत्ति बताया है। मैकफेल ने बताया बौद्ध धर्म से प्रभावित हिंदू धर्म। रोमिला थापर ने बताया है प्रशासनिक हितों की ध्यान में रखकर अशोक द्वारा किया गया एक निजी आविष्कार। नीलकंठ शास्त्री के द्वारा नैतिक व्यवहार संहिता और डी.आर. भंडारकर के द्वारा उपासक बौद्ध धर्म बताया गया है। धम्म का प्रचार देखते हैं। अशोक ने धम्म प्रचार के लिए कई देशों में अपने प्रचारक भेजे थे जो अग्रलिखित है, मतलब आगे है, मैं आपको बताती हूँ। श्रीलंका में इन्होंने अपने बेटे महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। मज्झानांतिक जो थे ये इनको कश्मीर और गंधार में भेजा था। मज्झांतिक को कश्मीर और गंधार भेजा था। महारचित को यूनान भेजा था। महाधर्मरचित को महाराष्ट्र भेजा था और महादेव को महेश मंडल मैसूर भेजा था और रचित को बनवासी कर्नाटक भेजा था। धर्मरचित को अपरांतक भेजा था। मज्जीम को हिमालय देश भेजा। सोन तथा उत्तरा को स्वर्ण भूमि भेजा था। महेंद्र को मोंगली पुत्रशीत ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। महेंद्र जो थे इनके पुत्र इनको दीक्षित किया था बौद्ध धर्म में मोंगली पुत्तिस्त। और महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तिस्त को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तिस्त ने देवनापी की उपाधि धारण की थी। तिस्त ने अपने भतीजे आर्य के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल अशोक के पास भेजा था। अब हम लोग देखते हैं अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1750 ईस्वी में टी फैंथलर ने खोजा था। इन्होंने सर्वप्रथम दिल्ली मेरठ अभिलेख को खोजा था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में कलकत्ता टकसाल के अधिकारी एवं एशियाटिक सोसाइटी एवं सचिव जेम्स प्रिशेप ने पढ़ा था। इन्होंने सर्वप्रथम दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा था। देखो, खोजना अलग था और पढ़ा अलग था, दोनों अलग अलग था। समय शिराज अफीक के अनुसार सर्वप्रथम फिरोज तुगलक ने दिल्ली के ब्राह्मणों से अभिलेखों को पढ़वाने का असफल प्रयास किया था, कोई पढ़ नहीं पाया था। अशोक के अभिलेखों में एकमात्र लेखक चापड़ का नाम मिला है। अशोक के लेख सर्वाधिक संख्या में कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में मिले, सबसे ज्यादा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मिले। अशोक के शिलालेख में जो लैंग्वेज यूज हुआ था, भाषा प्राकृतिक था। ये 4 लिपियों में था, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक एवं यूनानी। अशोक के स्तंभ लेखों या गुहा लेखों में प्राकृतिक भाषा एवं केवल ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। डी.आर. भंडारकर महोदय ने केवल अभिलेखों के ही आधार पर अशोक के इतिहास लिखने का प्रयास किया है। अशोक के शिलालेख। अशोक के 3 प्रकार के शिलालेख, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। अब शिलालेख देखते हैं। शिलालेख, इसको बृहद शिलालेख एवं लघु शिलालेख 2 भागों में बांटा गया है। यह 14 विभिन्न लेखों का समूह जो 8 अलग अलग स्थानों पे मिला है। प्रथम शिलालेख जो मिला, इसमें कहा गया है जीव हत्या नहीं करना है, पशु हत्या नहीं करना है। द्वितीय जो शिलालेख है, इसमें कहा गया मानव एवं पशु दोनों के लिए चिकित्सा का प्रबंध। चोल, चेर, पांड्य, क्षत्रियपुत्र एवं ताम्रपड़ी का वर्णन मिला है। तृतीय शिलालेख में युक्त, रज्जुक एवं प्रादेशिक अधिकारियों का उल्लेख मिला है। चतुर्थ शिलालेख में धम्म नीति के कारण धर्मानुशासन में वृद्धि का उल्लेख मिला है। 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख मिला है। 6वें शिलालेख में प्रतिवेदकों को प्रजा के विषय में तुरंत सूचना प्रदान करना है। 7वां शिलालेख में सभी संप्रदायों को मानने वालों के प्रति सद्भावना का संदेश दिया है। 8वां शिलालेख में अशोक की धम्म यात्राओं का उल्लेख मिला है। 9वें शिलालेख में धम्म मंगल को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। 10वें शिलालेख में यश और कृति की जगह धम्म पर पालन पर बल देना और 11वां शिलालेख में धम्म दान को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। 12वां शिलालेख में अशोक की धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है। शस्त्रयाधियों एवं ब्रजभूमिकों की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। आटविक जनजातियों को धमकी, और इसमें अशोक यह भी बताया है कि उसकी धम्म विजय 5 यवन राजाओं और दक्षिण 5 जो राज्य थे चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपड़ी तक हो चुकी है। 14वां शिलालेख जो था, इस अपने शिलालेखों में लिखवाई गई बातों का जिक्र एवं आगे लिखवाते रहने की संभावना व्यक्त की है। धौली एवं जौगढ़ अभिलेखों में 11 और 12 और 13 क्रम संख्या का लेख नहीं, इसकी जगह 2 पृथक लेख हैं। पहला पृथक लेख जो है, इसमें अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। दूसरा जो है द्वितीय पृथक लेख, इसमें अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा है। इसमें अशोक सीमांत प्रदेशों की अजीवित जातियों को कहता है कि वह सम्राट से डरे नहीं, उनमें विश्वास रखें।
8 स्थान पे जहाँ 14 दीर्घ शिलालेख मिले हैं। गिरनार शिलालेख ये मिला है जूनागढ़, गुजरात में, और इसकी जो खोजकर्ता है कर्नल डार्ट थे। शाहबाजी गढ़ी जो मिला था, ये इसका जो मतलब जगह था पेशावर, पाकिस्तान में था। इसको खोजा था जनरल कोर्ट ने। मनसेहरा शिलालेख, इसको ये भी हजारा, पाकिस्तान में खोजा गया है। ये इसको कनिंघम ने खोजा था। शोपारा शिलालेख ये थाड़े, महाराष्ट्र में, इसको खोजने का नहीं पता है। एरीगुड्डी शिलालेख जो है ये कुरनूल या आंध्र प्रदेश में मिला है। कालसी शिलालेख ये देहरादून, उत्तराखंड में मिला है। जौगढ़ शिलालेख जो ये गंजाम, उड़ीसा मिला। धौली शिलालेख ये पूरी उड़ीसा में मिला है। तो इसको खोजा था कीटो ने। तो अशोक से और चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य साम्राज्य से जितने इंपॉर्टेंट थे फैक्ट मैंने बता दिया, और जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं बहुत ज़्यादा मैंने डिटेल में बता दिया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन।